नमस्कार, स्नैप 360 यूट्यूब चैनल पर आप हमारा खास कार्यक्रम सफलता के मूल मंत्र देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मोहित भारद्वाज। आज का हमारा खास कार्यक्रम के इस खास एपिसोड में एक ऐसे मेहमान आने वाले हैं जो मल्टी टैलेंटेड हैं। वो एक अच्छे डांसर हैं, अच्छे कवि हैं और अच्छे राजनेता हैं, साथ साथ अच्छे समाज सेवी भी हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। अगर मैं नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में राजनीति के उभरते सितारे हैं। सबसे कम उम्र के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता हैं, युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने स्वराज इंडिया पार्टी से विधायक का इलेक्शन लड़ा। हालांकि चुनाव हार गए, लेकिन आज भी इनके हौसले बुलंद हैं। इन्होंने आईआईटी में अपनी पढ़ाई पूरी की, बच्चों को आईआईटी में जाने के लिए प्रोत्साहित किया, पढ़ाया। लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि इनको राजनीति में आना पड़ा? इस तमाम प्रकार के सवाल हम उनसे जानेंगे। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ आज के हमारे खास मेहमान इंजीनियर तेजपाल यादव जी से। बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियर तेजपाल यादव जी आज के हमारे खास कार्यक्रम सफलता के मूल मंत्र में। सबसे पहले मोहित जी, आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी स्नैप 360 जो आपका चैनल है, इसके माध्यम से जितने भी दर्शक हमसे रूबरू हो रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक मीडिया में बहुत ही रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, धन्यवाद। और आशा है आप अपना काम निरंतर ऐसे ही ईमानदारी से बहुत अच्छे से जारी रखेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर स्नैप 360 एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो सर, जिस प्रोग्राम के लिए हम आए हैं, आपने नाम भी सुना है, देखा है, सफलता के मूल मंत्र। तो आप एक सफल इंसान हैं मेरी नॉलेज में। उसी को लेकर हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। पहला से सीधा सवाल मेरा, बचपन में आपका सपना क्या था? देखिए मोहित जी, इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो हम लोग क्या है ना कि सपने बहुत पहले ही देखते, परिवार की स्थितियां काफी कुछ ऐसी रहती हैं। हम लोग सपने एक उम्र के बाद देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे बहुत से लोग आज के दिन, क्योंकि आज के दिन बहुत टेक्निकल युग है, बच्चों को फर्स्ट क्लास से सपने दिखाए जाते हैं कि आपको यूपीएससी करना है, आपको डिफेंस में जाना है, आपको टेक्निकल एजुकेशन में जाना है, आपको मेडिकल फील्ड में जाना है। तो आफ्टर 10th मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, और उसके लिए मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके बाद मेरी आगे फर्दर स्टडीज में इंजीनियरिंग किया। और ऐसा कोई सपना नहीं था, जैसा 10वीं के बाद थोड़ा एक सपना बना करने का। उसके बाद फिर एक अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैं काफी चीजों में सोशल एक्टिविज्म में इसमें इन्वॉल्व हो गया, समाज के लिए, लोगों के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए लड़ता रहा। आपका लक्ष्य इंजीनियरिंग लाइन में था? हाँ, ये लक्ष्य मेरा आफ्टर 10th आप ये कह सकते हैं आईआईटी करना था और ये सारी चीजें। तो सर, आप आईआईटी करके आईआईटी पुणे से किया है, जहाँ तक मुझे पता नहीं, मैंने एआईटी से किया। मैं थोड़ा बता देता हूँ आपकी जानकारी में। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, ये एक ही आर्मी का इंजीनियरिंग कॉलेज है पुणे में। तो एक एग्जाम क्रैक करके हम लोग वहाँ गए। फिर वहाँ से 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर पूरा सफर ये स्टार्ट हुआ। उसे पूरा हम बाद में बात करेंगे। आप इतनी अच्छी कॉलेज से इतनी अच्छी पढ़ाई की, उसके बाद सुनने में आया कि आप जॉब भी करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे ताकि बच्चे अपना सफल जीवन व्यतीत कर सके, उज्जवल भविष्य के लिए उनको पढ़ाया करते थे। तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि ये सब कुछ छोड़ कर आ जाते हैं? देखिए मोहित जी, इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ और सभी लोगों को मैं बताना भी चाहता हूँ कि मेरी जो लाइफ रही है, जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग किया उसके बाद फिर कॉर्पोरेट को छोड़ के मैं टीचिंग की तरफ आया। जैसे कि आपने बताया, मैं बच्चों को आईआईटी की कोचिंग करवाता हूँ। मेरा काम है कि बच्चों को जितने ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर बनाना। लेकिन राजनीति में आने की एक बहुत बड़ी स्टोरी है, क्योंकि जैसे ही मेरे गांव के आसपास समीप बहुत सारे स्टोन क्रशर लगे, तो देखता था कि तो वो खेत में लगने लगे, इस तरह लग रहे कि जैसे खेत में ट्यूबवेल लगे हुए हैं। जी। और मैं देख के वहां से निगाहें अपनी फेर नहीं पाया। मुझे, क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे उसके प्रोज एंड कॉन्स पता थे, मुझे उसके दुष्परिणाम पता थे। उसका फायदा तो कुछ ज्यादा होता नहीं आपको स्टोन क्रशर से। सरकार कहती है रोजगार मिलता है, रोजगार ऐसा कुछ नहीं मिलता। स्टोन क्रशर से क्या रोजगार मिलता है? थोड़े बहुत जो मजदूर लोग अपना काम करते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम कितने हैं? उससे तो उड़ने वाली डस्ट है, वो धूल है, वो पौधों पर जमती है, वो सरसों पर जमती है, वो गेहूं की फसल को नष्ट कर देती है। उससे बहुत से यहाँ के आसपास के गांवों में टीबी, दमा, अस्थमा, सिलिकोसिस जैसी बीमारियां फैल रही हैं। तो ये सारी चीजें देखी जब मुझे लगा और मुझे रियलाइज हुआ
कि अगर मैं इस समस्या के प्रति खड़ा नहीं हुआ, एक होता है कि आपको दुष्परिणाम तो पता है और फिर भी आप अपनी आंखें मूंद लें, तो वो मैं गलत मानता हूँ। मुझे पता था कि इसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा हैं, तो मुझे लगा कि अगर आज मैं खड़े नहीं हुआ, और मैंने कहीं एक वाक्य पढ़ा था कि अगर आप पढ़े लिखे होकर भी लोगों की तकलीफ को नहीं पढ़ सकते, तो आपको शायद सारी किताबें कचरे के ढेर में गिराकर जला देनी चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं। ये वाक्य मेरे जहन में था, तो मैंने वो एक अपने दिमाग में सेट किया कि मुझे क्या करना है, एनवायरनमेंट के लिए लड़ाई लड़नी है, इन लोगों को, इनके स्वास्थ्य को बचाना है, कृषि भूमि को बचाना है। तो मैं निकल पड़ा। तो ये लड़ाई बहुत लंबी चली, एनजीटी में, फिर अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो चुनाव की जो प्रक्रिया है, चुनाव हमने इसलिए लड़ा क्योंकि एनजीटी के एक आदेश आया था 72 स्टोन क्रशर बंद करने का, बिल्कुल 24 जुलाई 2019। जी, वो जब देखा कि हमने इतनी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और प्रशासन ने उस आदेश को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, प्रशासन ने, हरियाणा सरकार ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, जहां तक मुझे पूरा अंदेशा है, इन्होंने अपनी ताकत झोंक दी कि इस आदेश को इंप्लीमेंट नहीं किया जाए, क्योंकि अपने चुनावी राजनीतिक फायदे को उठाने के लिए। तब हमें लगा कि आखिर हम कितना लड़ेंगे, कोर्ट के माध्यम से, इस माध्यम से आप कितना लड़ेगा, क्योंकि राजनीति में एक समाज सेवा का ही माध्यम मानता हूँ। आप राजनीति में आके आप लोगों के लिए बहुत बड़े लेवल पे कुछ कर सकते हो। और फिर योगेंद्र यादव जी ने खुद आगे से हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आप जैसे लोगों को चुनावी राजनीति मानना चाहिए। उनके बार बार कहने पे हमें भी लगा और हम उनकी बात को टाल भी नहीं पाए, और फिर उसके बाद हमने राजनीति मानने का फैसला किया। बाकी की कहानी आप सबको पता है, समाज इंडिया पार्टी से हमने चुनाव लड़ा, तो ये सारी वजह रही राजनीति मानने की। आपकी, जहां तक मुझे लगता है, आपकी दो लाइफ है। एक लाइफ जो आपने 10th में या 10th के बाद आपने सपना देखा कि मुझे टेक्निकल लाइन पे जाना है, तो आप टेक्निकल लाइन में गए, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में गए बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक लाइफ तो दूसरी लाइफ, वो लाइफ वहीं पे खत्म होगी। दूसरी लाइफ स्टार्ट हुई आपकी राजनीति जो अभी चल रही है। तो हम दो लाइफ, आपकी दो लाइफ है, तो उन दो में से हम पहली लाइफ आपकी लेता हूँ। आपने आईआईटी की, अपनी पढ़ाई की, इंट्रेंस एग्जाम दिया, पढ़ाई की, बच्चों को पढ़ाया, तो कुछ परेशानियां तो जरूर आई होंगी। बिल्कुल। तो थोड़ा उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को अवगत करा दीजिए कि क्या क्या परेशानियां आई। देखिए, परेशानियां कोई भी, आप किसी भी स्टडी में, आइदर यू कैन गो फॉर, आइदर यू आर गोइंग फॉर द सिविल सर्विसेज, या फिर आप डिफेंस में जा रहे हैं, आप मेडिकल सेक्टर में जा रहे हैं, आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं, मेरा सभी लोगों से सिर्फ एक संदेश है कि आप अपने आप को हार्ड वर्किंग रखें, मजबूत रखें, कॉन्फिडेंट रखें, और एक सबसे बड़ी क्वालिटी, आप अपने आप में बिलीव करें। ये बहुत बड़ी चीज होती है, बिलीव इन योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि अपने जो देहात में अपने आप, मैं जैसे एक ग्रामीण बैकग्राउंड का बिल्कुल व्यक्ति रहा हूँ, तो ग्रामीण बैकग्राउंड में, विलेज बैकग्राउंड में एक सबसे बड़ा रोग पता क्या होता है? कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सही बात। तो लोग क्या कहेंगे इसको देख के आपको डिसाइड नहीं करना। सेट योर गोल्स, आप अपने गोल को डिसाइड करिए, अपने टारगेट को डिसाइड कीजिए, उस टारगेट को डिसाइड करके आप अपने उसमें पूरी ताकत झोंक दीजिए और पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करिए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। आपने इतनी हाई लेवल की स्टडी की है, तो कभी फेल भी हुए होंगे, कभी क्लियर किया है, ऐसा कोई भी वाकया कि आपका मन ऐसा किया हो कि मुझे छोड़ देनी चाहिए पढ़ाई, मुझे अब मतलब मन नहीं है, तो कुछ हो ही देखिए। देखिए मोहित जी, इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग एक बहुत टफेस्ट कोर्स है जी, क्योंकि इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो कई बार इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कई बार ऐसा होता है, डिफिकल्टीज भी आती हैं, हमें उन डिफिकल्टीज को पार करना होता है। कई बार आपको ऐसा भी लगता है, कई बार होता है कि आपका कई बार एक्स्ट्रा टैलेंट होता है कि आपको लगता है कि मुझे ये परस्यू करना चाहिए, मुझे इसमें जाना चाहिए। हाँ, मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा। हाँ, जैसे हमारे रिसर्च टीम ने देखा, आप पोइट भी हैं, आप डांसर भी हैं, आप राजनेता भी हैं, प्रखर वक्ता भी हैं, और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आप काम करते हैं, तो बहुत सारे टैलेंट हैं आप में। तभी मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा कभी आया हो कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, या इस चीज को दो नाव में पैर कभी रखने की कोशिश की हो, तो ऐसे नहीं, इसमें एक चीज है। देखो, जैसे मेरा जो मेन, जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, आपने काफी टैलेंट दिखाया, लेकिन वो सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल है, क्योंकि डांस और जो चीजें बताई आपने, स्पीच, डिबेट करना, इश्यूज पे डिस्कशन करना, ये सारे काफी चीजें मैं करता हूँ, लेकिन सबसे मुझे प्रिय है, जिससे सबसे ज्यादा लगाव है, वो है पोएट्री, कविताएं लिखना। एक कोई थोड़ी सी छोटी सी कोई बोला है पहले, उसके बाद बात आगे करेंगे। तो कोई सी छोटी सी सबसे अच्छी जो मेरी अभी तक की जो पोएम है जी, वो उसका टाइटल ये है कि मेरा वतन सुलग उठा है कुछ धर्म के ठेकेदारों से, कैसे देखूंगा मैं भारत इनकलाब के नारों से। ये सबसे अच्छी जो पोएम, इसका टाइटल मैंने सुनाया है, और भी काफी सारी कविताएं हैं, एक आप यूट्यूब पे देख भी सकते हो। एक और शीर्षक की है कि बुलाते हैं तुझको
मेरी आंखों के फसाने, तू लौट के आजा फिर किसी बहाने, तू भुला दे गिले शिकवे सारे पुराने, तू लौट के आजा फिर किसी बहाने, विरहा की अग्नि में रातें गुजारी, सताती है मुझको वो बातें तुम्हारी, विरहा की अग्नि में रातें गुजारी, सताती है मुझको वो बातें तुम्हारी, तेरे जाने के बाद मैं ठहर सा गया था, टूट के ये दिल बिखर सा गया था, क्यों ख्वाबों में आती है तू नींदे चुराने, तू लौट के आजा फिर किसी बहाने, तू लौट के आजा फिर किसी बहाने। ये बंद कविता बताना, एक 5 मिनट की कविता आप पूरी एक बार देख सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो जैसे आप मैं पॉइंट पे आता हूँ, तो मैं बात कर रहा था कि आपने हाई स्टडी की है, तो देखिए सर, आप 12th की बात में भी गए होंगे, तो एक बच्चा जब 12th तक घर पे रहता है, वो अपने घर परिवार को छोड़ के कहीं दूर जाता है, तो वो भी एक परेशानी में ही गिना जाएगा। ऐसा कोई वाकया हुआ हो कि आपको छोड़ना ही सोच लिया हो कि मैं छोड़ूंगा, मैं कविता लिखूंगा, मैं कवि बनूंगा, मैं डांसर, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने आके आपको मोटिवेट किया हो कि नहीं, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप इसी पे ध्यान दो, ऐसा कोई वाकया हुआ हो? देखिए कई बार ऐसा हुआ कि जो मेरा जो पोइट्री है वो कई बार आगे आया, कई बार लगा कि यार ये करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि मेरा एक चीज मानना है, मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ, सीधी सच्ची बात, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड का आदमी मेरे अनुसार उधर जाता है जिधर नियति उधर उसे लेके जाती है। सही बात। जैसे इंजीनियरिंग के दौरान, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग करनी थी और तो मुझे पूरा भी करना है, बीच में नहीं छोड़ सकता, और मुझे ये भी पक्का था, मुझे श्योर था कि इंजीनियरिंग करने के बाद ही कुछ डिसाइड करूँ। पोइट्री जहाँ तक थी, कई बार ऐसे बीच में लगा कि पोइट्री तक जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले इंजीनियरिंग था कि हमने जो एक गोल डिसाइड किया है वो एक बार अचीव करें। उसके बाद फिर जब चीजें हुई, तो जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, फिर ये क्या था, फिर जो मैंने आपको वाक्य बोला, नियति जिधर लेके जाती है, वो इसलिए क्योंकि अगर ये मेरे आसपास की समस्याएं मुंह बाएं नहीं खड़ी होती खेत में, जैसे प्रदूषण वगैरह सारी चीजें, तो हो सकता है मैं शायद इधर में नहीं जा पाता, क्योंकि जब मैं विचलित हुआ, मेरा मन आहत हुआ, मुझे दुख हुआ, पीड़ा हुई कि यार ये तो लोग बर्बाद हो जाएंगे, सरकार ऐसे इंडस्ट्रीज बनवा देगी, प्रदूषण फैलाने वाली रोड पे सड़क के सारे खेत में खड़ा कर देगी, लोगों का स्वास्थ्य बुरा हो जाएगा। इसलिए फिर मैंने लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। तो हाँ, पोइट्री आगे आई, लेकिन फिर मैंने उसको एक अपनी हॉबी बना के आज मैं पोइट्री लिखता हूँ, लेकिन उसको प्रोफेशन नहीं बनाया, ये कह सकते हो। तो अब जो आपकी पहली लाइफ है, जिसमें आपकी टीचिंग भी आ गई, आपकी पढ़ाई भी आ गई, आपकी पोइट भी आ गई, आपकी डांसिंग, उसको लेके कोई भी 5 सफलता के गुण मंत्र बता दीजिए। कोई भी सफल हो, यहाँ तक कि इस लाइफ को सफल करने के लिए एक व्यक्ति को कोई भी 5 सफल मंत्र बता दीजिए, मूल मंत्र बता दीजिए। देखिए सबसे बड़ी चीज तो है, एक तो होता है हार्ड वर्क, एक कॉन्फिडेंस, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको हमेशा अपने काम के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए कि लोग आपके काम के बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लोग आपके काम के रिजल्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि नहीं ये तो इसलिए कर रहा है, इसलिए कर रहा है, उस बारे में नहीं जाना चाहिए। एक होता है ऑनेस्टी और एक होता है फियरलेसनेस। ये सारी चीजें, ऑनेस्टी इसलिए जरूरी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप किसी काम को ईमानदारी से करो, निस्वार्थ भाव से करो, तो मुझे लगता है प्रभु उसका आपको परिणाम जरूर देगा। और फियरलेसनेस जो मैंने बताया, निडरता, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्टिविज्म के फील्ड में ईमानदारी और निडरता दोनों होना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि आप किसी काम को निडरता से कर रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप दूसरे मुद्दे पे चले गए। मैं बात कर रहा हूँ कि जो पहली लाइफ है, तो पहली लाइफ में यही सारी चीजें, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, हार्ड वर्क हो गया, आपकी ऑनेस्टी हो गई, और आपकी जो कॉन्फिडेंस हो गया, आपका एक होता है सेट योर गोल्स एंड फोकस ऑन दैट, आप उसके ऊपर फोकस करिए। कई बार क्या होता है कि आपके पास चॉइस और गोल को आप सेट नहीं कर पाते, आप सोचते तो हो कि मैं कर लूंगा, लेकिन आप उसके बारे में बस सोचते रह जाते, उस पर करते नहीं। तो इसका जो डिफरेंस वो आपको मिटाना पड़ेगा।
एक स्टूडेंट लाइफ के चलते हाँ, और student डिप्रेशन में आपको नहीं आना है। ये सारी क्वालिटीज अगर एक स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट रख के चल रहा है, चाहे उसका कोई भी टारगेट हो, उसे सिविल सर्विसेज में जाना हो, उसे डिफेंस में जाना हो, वट जो भी उसको जिस भी सेक्टर में जाना हो, कॉर्पोरेट में जाना हो, वो अपना अगर ये सारी चीजें क्वालिटीज लेके जाएगी तो मैं मानता हूँ सक्सेस वो श्योर हासिल करेगा। जी। तो अब हम दूसरी लाइन पे चलते हैं जो अभी आपकी चल रही है राजनीति की लाइन। तो आप राजनीति में आए, कहाँ से मोटिवेशन मिला, या फिर मैं ये बोलूँ कि आपका राजनीतिक गुरु कौन है? देखिए हमारा जो राजनीतिक गुरु है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, राजनीति में जो मेरा जो गुरु है वो जिनसे मुझे मोटिवेशन मिला, जिनको करीब से जानने के बाद मुझे लगा कि वाकई एक अलग धारा की राजनीति करनी है, तो वास्तव में ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे योगेंद्र यादव जी एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, चुनाव विश्लेषक रहे हैं, पहले आम आदमी पार्टी में थे, आप सब परिचित हैं, देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक हैं। तो उनको जब करीब से जानने का मौका मिला तो लगा कि ये लोग वास्तव में एक अलग तरह की राजनीति, ईमानदार राजनीति, आज सारी पार्टियां एक ही उसमें दलदल में फंस चुकी है। एक अलग तरह की स्वराज की नीति को लेके, एक अलग तरह की डेमोक्रेसी की नीति को लेके, वो हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में डिसेंट्रलाइजेशन हो, विकेंद्रीकरण हो, आम आदमी तक सत्ता का लाभ पहुंचे। इन सब इश्यूज को लेके, किसानों की समस्याओं को लेके, बेरोजगारी की समस्या को लेके, भ्रष्टाचार की समस्या को लेके जो व्यक्ति इतने सालों से लड़ रहे हैं, जैसे योगेंद्र यादव जी, तो वो मेरे राजनीतिक गुरु रहे। और जहां तक राजनीति में आने का मैं आपको कारण बता चुका हूँ कि ये स्टोन क्रैशर्स का, शायद अगर बेहतर क्रैशर्स का फैसला है जो कोर्ट ने दिया था, वो इम्प्लीमेंट अगर कर दिया होता हरियाणा सरकार ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, तो शायद हम राजनीति में नहीं आते। तो ये मान सकते हैं कि आपका राजनीतिक गुरु क्रैशर जोन है? नहीं, क्रैशर जोन सिर्फ इसलिए कि क्रैशर जोन के खिलाफ हमने आवाज उठाई, ठीक है। और इस पे जब हमने कोर्ट के माध्यम से इतना बड़ा आदेश करवाया और उस आदेश का भी प्रशासन ने लागू नहीं होने दिया, जब इतनी बड़ी बदमाशियां सरकारों को देखी, जब हमें लगा कि इस दलदल को, वो कहते हैं झोड़ जब गंदा हो जाए तो क्या हमारे पास उपाय बचता है, हमें उस झोड़ में उतरना पड़ेगा, उस दलदल में उतरना पड़ेगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। तब हमें लगा कि अब तो हमें इस दलदल में रह के जनता के, तो दलदल, राजनीति दलदल है, लेकिन हम जैसे जो अच्छे हो गए उस बिल्कुल उस कीचड़ को साफ करेंगे और निश्चित तौर पर सफाई करने के लिए हम लोग आएंगे। तो जो आपका मेन मोटो है कि जो भी बेहतर आप बता रहे हो क्रैशर जो सरकार ने बंद किए हैं, स्टे किया है, तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर आप राजनीति ही करेंगे या पहली लाइफ में चले जाएंगे? देखिए राजनीति एक, मेरा ये मानना है, राजनीति एक जन सेवा है। हाँ। क्रैशर का जो मुद्दा आप बता रहे हो, ये सिर्फ एक पर्यावरण, ये बहुत बड़ा इशू मानता हूं, लेकिन और भी बहुत सारे इशू हैं। राजनीति के माध्यम से हम और सारे इशू उठाना चाहते हैं। जैसे इस क्षेत्र में आप ले लो, बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, अपना जो अहिरवाल का जो क्षेत्र है, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी, हमेशा इसकी अनदेखी की समस्या है। तो इन सारी समस्याओं को मिटाना है। नौकरियों में आप देख लो, जितनी भी ये जो धांधलियां होती हैं फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड पोस्ट में, जो एचसीएस में होती हैं, जो बड़े स्तर की जो धांधलियां होती हैं, इन सब समस्याओं पे हमें मिलकर साझी लड़ाई लड़नी है। इस चीज के लिए सबको हमें राजनीति में आने की जरूरत है, और राजनीति के माध्यम से इन सभी समस्याओं को हम मिटा सकते हैं। जी, मेरा सवाल ये था कि आपकी दो लाइफ मैंने आपको बताई। पहली आईआईटी करके आपने स्टडी की और उसके बाद आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी है वगैरह। दूसरी राजनीति, आप राजनीति, दूसरी जो लाइफ है वो राजनीति, जो भी प्रेजेंट है आपकी चल रही है। तो मैंने पूछा कि सर राजनीति में क्यों आए, कौन गुरु रहा, तो आपने बताया कि बेहतर क्रैशर जोन पे हमने स्टे लेके आए थे, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के राजनेताओं ने इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। इस वजह से हमें उस दलदल में उतरना पड़ा, उस कीचड़ को साफ करने के लिए। लेकिन बात ये, सवाल ये उठता है कि जिस दिन उस कीचड़ को आप साफ कर देंगे, जो बेहतर क्रैशर है वो उस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो पूर्ण तरह से बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद आप अपनी पुरानी जिंदगी में लोग सारी समस्याएं खत्म नहीं। आप देखिए, ये एक समस्या है, लेकिन क्या प्रदूषण की समस्या है? ये बात तो नहीं है। प्रदूषण समस्या है, इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं वही पूछ रहा था सर, आपने सिर्फ एक ये कहा कि मैं राजनीति में इसलिए आया कि मुझे ये बेहतर क्रैशर बंद करवाने थे, मेरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो नहीं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं जनता के लिए
शायद इतना ना कर पाऊं जितना कि राजनीति में आके बड़े लेवल पे जनसेवा के रूप में हम कार्य कर सकते हैं, इसलिए मैं राजनीति तो मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि आप पहली लाइन में नहीं जाएंगे, आप राजनीति ही करेंगे, जनसेवा ही करेंगे, सोशल इशू ही। सोशल इश्यूज राजनीतिक माध्यम से उठाते हैं। हम ये नहीं कहते कि राजनीति बहुत बुरी चीज है, राजनीति में आ गया तो बंदा सोशल वर्क नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता, मेरा ओपिनियन नहीं है। तो आप राजनीति में आके सोशल वर्क कर सकते। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं, राजनीति के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को उठाएंगे। तो मेरा जस्ट क्वेश्चन ये था, मेरा एक पब्लिक का क्वेश्चन है कि इंजीनियर तेजपाल यादव जो इंजीनियर थे वो आज राजनीति में आ गए, समाज सेवा में आ गए, वो समाज सेवा में ही रहना चाहेंगे या वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट वापस? हमारा काम जनता की भलाई है, राजनीति के माध्यम से भी समाज सेवा होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लोग अपनी सच्ची ईमानदारी से आज तक मैंने काम किया है, आगे भी जनता को भरोसा देना, विश्वास देना चाहता हूँ कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ ऐसे ही कार्य करता रहूंगा। आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इस एनजीटी के फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, उसमें भी पर्यावरण की रक्षा के लिए जो मामला चल रहा है। लेकिन मेरा एक चीज आप कहना है, एक चीज मेरा सभी दर्शकों से भी कहना आपसे, बिल्कुल बताइए कि राजनीति आज के दिन युवाओं के मन में और बहुत से लोगों के मन में ये घर दिया है कुछ लोगों ने कि ये राजनीति खराब चीज है, कोई खराब चीज। आपको मैं थोड़ा इतिहास के बारे में जानना चाहता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और भी बहुत सारे नेता हमारे देश के रहे हैं, बिल्कुल, इंदिरा गांधी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री रहे हुए हैं, और भी जो सोशल एक्टिविज्म में देखें तो जेपी नारायण रहे हुए हैं। ऐसे लोग जिनकी एक मिसाल है राजनीति में, राजनीति तो लाल बहादुर शास्त्री ने भी की थी, पंडित जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी की थी। तो राजनीति गलत नहीं है, राजनीति में जो लोग गलत आ गए हैं उन गलत लोगों को हटा के हमें राजनीति की तरफ साफ करना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे जोहड़ है, जोहड़ में पानी खराब है, ठीक है, उसमें ना तो भैंसें नहा पा रही हैं, ना उसके पानी को किसी प्रयोग में ले पा रहे हैं, बिल्कुल कीचड़ है। तो आपको 3-4 तरह के लोग मिलेंगे। एक तो उस जोहड़ की उसके ऊपर खड़ा होकर ये कहेंगे सरपंच की गलती है, ये जोहड़ खराब है, पार्षद को बुरा भला कहेंगे, विधायक को बुरा भला कहेंगे, सांसद को बुरा भला कहेंगे। एक ज्ञान, मेरा एक मानना है कि एक आदमी का ज्ञानचंद, एक रायचंद, एक हुकमचंद और चौथा होता है करमचंद। तो मैं करमचंद प्रवृत्ति का आदमी हूँ। अब एक तो आप उसको प्रतिनिधियों को बुरा भला कहो कि ये जोड़ खराब है, ठीक नहीं करा रहे हैं, ये गलती है। एक काम आप ये करो कि आप बोलने के बजाय जोड़ में उतरो, टैंकर लगाओ और उसमें अच्छे से उस पानी को किसी अलग जगह पर छोड़ा जाए, उस कीचड़ को साफ किया जाए, उस पूरे पानी को पहले खाली किया जाए, फिर कीचड़ को साफ किया जाए, फिर नहर से साफ पानी डाला जाए। उससे क्या होगा? जोहड़ साफ होगा। अब जोहड़ में गंदगी तो है, लेकिन हम खड़े होकर ये कहते रहते हैं नहीं जोहड़ गंदा है, नहीं राजनीति गंदी है, हम उसके अंदर नहीं जाना चाहते। इस परसेप्शन, इस भावना को हमें बदलना है। इसीलिए आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैं स्वराज इंडिया का दामन थामा, एक ऐसी नई पार्टी जिसे हमें पता था कि हम विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो राजनीति में आ गए। अगर मेरा कोई स्वार्थ होता पत्रकार मुद्दे तो मैं स्वराज इंडिया से चुनाव क्यों लड़ता? मैं सभी दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, तमाम पार्टियों के टिकट के ऑफर होने के बावजूद, इनेलो के, जसपा के, कांग्रेस के, मैंने इसलिए लड़ा क्योंकि वास्तव में मैं एक ईमानदार पार्टी से जुड़ना चाहता हूं। मैं राजनीति में आऊं तो मेरा एक मकसद था कि मैं राजनीति में आऊं तो मुझे अपना कोई स्वार्थ नहीं साधना है, मुझे वास्तव में जो राजनीति की धारा मैली हो गई इस धारा को बदलना है। वो कहते हैं ना कि अगर आप धारा के साथ तो मुर्दे रहते हैं, जिंदा आपकी धारा के विपरीत खड़ा रहता है, ये हमारे हिंदी के दूसरी कहा करते हैं। तो आपको अगर साफ करना है राजनीति को और आप उसी दलदलों में शामिल हो गए, ये कांग्रेस भाजपा जो अब तक देश को बार बार लूटती आई, तो आप तो उसी दलदल में शामिल हो गए। इसीलिए मैंने एक नई पार्टी का दामन थामा। बहुत से लोगों ने कहा कि भाई साहब आपकी जीत नहीं होगी, नई पार्टी है। हमने कहा कि हमारा काम सरकारों से टकराने का है, लोगों से लड़ने का है, चाहे हम विजयी हो या न हो, जनता के हित के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। हो सकता है उसमें समय लग सकता है। तो समाज इंडिया पार्टी से आपने विधायक का चुनाव लड़ा, हालांकि आप हार गए, तो हारने की बात हौसले हुई है या हौसले थोड़े? नहीं, वो तो मैं आपको पहले बताता हूँ। मैं कोई चीज लड़ाई करता हूँ तो उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि क्या मैं ये काम सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मैं ये काम सही कर रहा हूँ। दूसरी चीज, उसके परिणाम से कभी मैं विचलित नहीं होता। जैसे आपको मैं कैसे उदाहरण देना चाहता हूँ। इस लड़ाई से मैंने एक चीज सीखी है, वो बुजुर्गों की कहावत है कि आपको किसी काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। बुजुर्ग कहावत है ना कि काले सर का आदमी जब पीछे पड़ जाता है तो बहुत बुरा रहता है। मतलब एक जवान यंग आदमी, एक बुद्धिजीवी आदमी जब किसी चीज के किसी एक टारगेट के पीछे पड़ जाता है तो उस टारगेट को पूरा करके रहता है। तो वही चीज मेरे साथ है, मैं परिणाम से कोई विचलित नहीं होता। आज जैसा भी परिणाम, जनादेश लोकतंत्र है, जनता का सम्मान करता हूँ, जनता ने जैसा जनादेश हमें दिया वो शर्माते हैं, लेकिन इससे विचलित होके
मैं बैठने वाला नहीं हूँ। और सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि ये जो केस हमारा चल रहा है स्टोन क्रशर का, इसमें भी आप समय देखिए, समय की धार देखिए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना बाकी है। जितने अधिकारी इस क्षेत्र में स्टोन क्रशर के एनओसी बंदरबांट कर रहे हैं, जो इस देरी में जानबूझकर अंधेरी का फायदा उठा रहे हैं, उनको मेरी चेतावनी है कि या तो इस क्षेत्र में आप स्टोन क्रशर की गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से एनओसी देना बंद कर दीजिए, वरना वो दिन, वो समय दूर नहीं जब स्टोन क्रशर के बाद अधिकारियों के खिलाफ हम एक बुलंद कार्रवाई करने के लिए न्यायालय का विरोध करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रदेश और जिले स्तर के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उन सबको दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि कानूनी सबक मिले। तो अब जब आप राजनीति में आए, प्रेशर जोन का मुद्दा उठाया, तो बहुत सारी परेशानियां आई होंगी। तो क्या क्या परेशानियां आई, कैसे उनको निपटाया? क्योंकि देखिए मेनली हमारा प्रोग्राम मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है। तो एक युवा है, ठीक है, इंजीनियर तेजपाल यादव की तरह कोई दूसरा युवा भी होगा जो चाहता है कि जुनून तो है कि मैं करूं, लेकिन उसको गाइडलाइन नहीं मिल पा रही है, या वो डरता होगा कि मैं चाहता हूं कि मेरे को प्रेशर जोन बंद करवाना है, या मुझे कुछ ओवरलोड डंपर्स का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बंद करवाना है, लेकिन मेरे पास गाइडलाइन की कमी है कि यार बहुत बड़े लोगों के ये प्रेशर जोन बहुत बड़े लोगों द्वारा चलाए जाते हैं, इसमें प्रशासन का भी मिलीभगत होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो गाइडलाइन चाहिए होती है कि भाई कोई परेशानी आएगी, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, अगर कोई परेशानी आएगी तो उसको कैसे निपटाया जाएगा, वो थोड़ा आप देखिए। इसमें मैं चाहता हूं पत्रकार महोदय, आपका बहुत वाजिब और बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल मुझे जब लोग इस लड़ाई के बारे में पूछते हैं तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि मैं तो समाज के लिए लड़ता रहा हूं। चुनाव एक प्रक्रिया थी, चुनाव लड़ा, चुनाव के बाद भी लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ता रहूंगा। जनता का जैसा जनादेश है वो जनता का फैसला, उसका हम सम्मान करते हैं। दूसरी बात मेरा हमेशा ही कोशिश रहती है कि एक तेजपाल आज पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहा है और इस युद्ध में मैं चाहता हूं कि गांव-गांव से, कस्बों से, शहरों से तेजपाल निकले। बिल्कुल। जहां तक गाइडलाइन की बात आपने की कि भाई किसी काम को, जैसे क्रैशर का मामला होगा, आपने कहा और भी इशू आपने उठाए, और डंपर का मामला होगा, तो उसके बारे में जानकारी कैसे जुटाए। जहां तक जानकारी का सवाल है, आज के दिन ये टेक्निकल युग है, आज 2020 है, आज हम इस चीज से पता नहीं जा सकते कि मेरे पास तो जानकारी नहीं है, मैं नहीं लूंगा। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास नेट है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास बहुत सारी चीजें जानने के लिए गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, रिसर्च करने के लिए बुक्स हैं, पढ़ने के लिए बुक्स हैं, आरटीआईज हैं, कानूनी अधिकार हैं। ऐसे हमारे पास ताकत है कि हम किसी भी काम के पीछे पड़ जाएं तो उसको हम पूरा करने की पूरी ताकत से उसको पूरा कर सकते हैं। तो मेरा युवाओं को यही संदेश है, आपके आसपास कोई भी संकट, कोई भी समस्या मुंह बाहे खड़ी है तो उसकी तरफ आप उससे निगाहें मत फेरिए, उस समस्या के खिलाफ लड़िए। हो सकता है आपको दबाने का प्रयास किया जाए, हो सकता है आपको रास्ते से हटाने का प्रयास किया जाए, हो सकता है आपको, अगर आपकी लड़ाई बहुत बड़े बड़े धन्नासेठ लोगों से है तो आपको धमकी मिले, हो सकता है आपको बहुत सरकार आपको शिकंजा करने की कोशिश करे, जैसे कि आजकल हो रहा है, फर्जी मुकदमे दर्ज करना, सोशल एक्टिविस्ट लोगों को दबाने का प्रयास करना। लेकिन इन सब लोगों से विचलित नहीं होना, इन सब चीजों से विचलित नहीं होना, आपको अपना काम निरंतर करते रहना है। याद है संविधान में हम हमेशा एक सेंटेंस पढ़ते हैं, हम हमेशा एक इंडियन, अपने भारतीय इंडियन इतिहास में एक चीज पढ़ते हैं, सत्यमेव जयते। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, जीत हमेशा आप जिस अंतरात्मा से जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी होती है, तो उस पर फोकस कीजिए, निश्चित तौर पर आपको विजय मिलेगी। तो आपके साथ ये ऐसा हुआ है कि कोई डरने से आपको धमकी दी हो? देखिए सरकार साहब, ये चीजें मैंने काफी बार ये चीजें एक साझा पब्लिक में साझा करने की मैं कोई जरूरी नहीं समझता, क्योंकि मेरा एक वो है, एक अपना एक परसेप्शन है कि मैंने जो परेशानियां झेली उस परेशानी को मैं खुद तक सीमित रखता हूँ। वो बात अलग है, हाँ आप कह सकते हो काफी तरह की धमकी आई, काफी बार ऐसा हुआ कि फैमिली भी परेशान रही, क्योंकि आपको पता है कोई आदमी इस तरह की लड़ाई करता है तो परिवार वाले भी, माता जी भी, एक बार तो मेरी माता जी ने ये कहा था, मुझे मैं बहुत भावुक हो गया था, उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात का दुख नहीं कि तू लड़ाई कर रहा है, मुझे इस बात का दुख है कि कई बार सोचते हैं कि तू आज तो निकल रहा है, कल तेरे को कोई कुछ नहीं कर दे, कल तू लड़े या ना लड़े। तो मैंने एक ही चीज कही कि माता जी, मेरा एक मानना है कि आपने मुझे जन्म नहीं दिया तो आप मुझे मार भी नहीं सकते। जन्म देने वाला कोई और है, बचाने वाला कोई और है, और मारने वाले को देखने के लिए इंजीनियर तेजपाल यादव हमेशा तैयार खड़ा था, तैयार खड़ा है, खड़ा रहेगा, और बिल्कुल निडरता से लड़ाई लड़ी थी, आज भी लड़ेंगे, चाहे कितने संकट आए। आपको पता है कैसे एक पूरा माफिया, एक माया जाल है, बड़े बड़े मंत्रियों के, नेताओं के कैसे लगे रहते, तो आपको पता है ये पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम से लड़ने के लिए आपको ताकत चाहिए होती है। मैं हर युवाओं से, हर जनता से, हर जो भी व्यक्ति इस बात को
सुन रहा है, मैं चाहता हूं इसे पॉजिटिव मोटिवेशन दे कि आपको जिस भी मुद्दे पे लड़ना है उस पे निडरता कायम रखनी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप ध्यान रखना, आपकी ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। ईमानदारी में ऐसी ताकत होती है कि वो ईश्वर जानता है, आप जानते हैं। उसकी लाठी जब पड़ती है तो वो आवाज नहीं करती, लेकिन ईमानदारी की लाठी जब पड़ती है तो बहुत तेज प्रहार करती है। उस ताकत को पहचानिए, उस अधिकारों को पहचानिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़िए। तो अब तक की दोनों जिंदगी में मैं बात करूं, कोई भी साथ मूल मंत्र, कोई भी साथ आपकी राजनीति, आपने अपनी पहली जिंदगी के बारे में 5 मूल मंत्र आपने बताए थे हमारे व्यूअर्स को। अब इस 7 ऐसी सफलता के मूल मंत्र जिसको कोई भी इंसान जो राजनीति में आना चाहता है, जो समाज सेवा करना चाहता है, जो बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर लड़ना चाहता है आपकी तरह, वो कौन से ऐसे 7 मूल मंत्र ले कि जिससे उसका बेड़ा पार हो जाए, सफलता की लाइन को टच कर दे, वो 7 मूल मंत्र बता दीजिए। देखिए, सबसे पहला मूल मंत्र तो ये है, किसी भी गलत के खिलाफ आपको बोलना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। कोई आपके आसपास गलत घटित हो रहा है, उस पे आप निगाहें मत फेरें। ध्यान रखना, वो गलत आज हो रहा है, चाहे किसी के खिलाफ दमन हो रहा हो, किसी पर अत्याचार हो रहा हो, वो करना आपके साथ में हो सकता है। उससे मुंह न फेरें, उससे ताकत से, पुरजोर से विरोध करके उस ताकत से लड़िए। दूसरा मूल मंत्र, आप अपने आप में ईमानदारी को जीवित रखिए, क्योंकि जिस काम को आप ईमानदारी से करते हैं वो आपको पता होगा। लोग आपके बारे में तरह तरह की चर्चा करेंगे, आप कोई सामाजिक काम करेंगे, कोई भी अच्छी पहल करेंगे, उसमें के बारे में अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे, लेकिन आपको ईमानदारी पर डटे रहना है। तीसरी बात, अगर आप सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अगर आप हैं तो आप काम को निस्वार्थ भाव से करिए। अगर आप किसी की मदद करिए तो ये उसके बदले में आप एक्सपेक्ट मत करिए कि ये व्यक्ति मुझे कुछ देगा। निस्वार्थ भावना से जनता की सेवा कीजिए, निस्वार्थ भाव से मुद्दों को उठाइए। चौथी चीज में कहूंगा फियरलेसनेस। कई बार होता है, बहुत से ईमानदार लोग मुझे मिलते हैं लेकिन वो लड़ते नहीं है। वो सोचते हैं कि नहीं, हमारे खिलाफ सरकार ये कर देगी, बड़े बड़े लोग हमारे खिलाफ कुछ न कुछ कर देंगे, प्रशासन ये कर देगा। तो मैं कहता हूँ निडरता आपको बनाए रखनी पड़ेगी। आपको डरना नहीं, आपको भरोसा रखना हिंदुस्तान के संविधान पर, हिंदुस्तान के कानून पर, कि अगर मैं ईमानदार हूं, निस्वार्थ भावना से, निडरता से लड़ रहा हूं, तो शायद जनता को पता होगा। पांचवा चीज जिसे कहते हैं सेट एंड अचीव द गोल्स। आप अपना टारगेट सेट कीजिए। एक होता है ना चॉइस एंड टारगेट में बहुत अंतर होता है। कुछ लोग सोच लेते हैं लेकिन करते नहीं है, उसके बीच में बहुत एक बड़ा गैप होता है, उस गैप को मिटाइए। जब आप किसी काम को शुरू करते हैं तो उसे बीच में मत छोड़िए। लोग आपको कहेंगे ये तो इसलिए कर रहा है, ये तो इसलिए कर रहा है, इसका ये स्वार्थ। तो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या करेंगे लोग। तो लोगों की परवाह नहीं करनी, आपको जो काम करना है, अगर आपके अंतरात्मा को पता है सही है तो वो करना है। छठी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो है इंटरनल सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने काम पे आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जो करने जा रहा हूं उस पे मुझे विश्वास है कि इसमें अंतिम में जीत हमारी होगी, और जनता के भले का काम हो तो निश्चित रूप से प्रभु और ईश्वर पे भी पूरा भरोसा रखिए। और सातवीं जो चीज है, सातवीं चीज मैं यही कहूंगा कि आप कोई भी सामाजिक राजनीतिक काम कर रहे हैं तो आप अपने अधिकारों को जानिए। जैसे बहुत से लोग हैं, मैं काफी बार डिपार्टमेंट में देखता हूं, आईटीआई का आज के दिन शायद सब लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में आईटीआई लगाते हो, आपके पास सिर्फ आईटीआई ही, बहुत सारे ऐसे जन अधिकार हैं जिससे आप सरकारों से आईटीआई से जन सूचना प्राप्त कर सकते हैं, और भी सारी चीजें कर सकते हैं। आप हर कानून को, आप हर उस चीज को जिसको भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आप उसके अंदर तह तक जाकर उससे जानकारी ले सकते हो, और उस चीज की सूचना प्रदान, उस सूचना को लीजिए, और वास्तव में सरकारों के भ्रष्ट तंत्र से लड़ने के लिए आप वास्तव में खड़े होइए। ये 6-7 मूल मंत्र जो मैंने सीखे हैं, हो सकता है आपके पास मेरे से बेहतर सुझाव होंगे, ये लागू कीजिए। वास्तव में आप सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आप समाज के लोगों के लिए बहुत भलाई का काम कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर तेजपाल यादव जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, अपने सफलता के मूल मंत्र बताए, अपने रहस्य जीवन के रहस्य के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब, आपने हमें आमंत्रित किया। आपके चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर तेजपाल यादव। इंजीनियर तेजपाल यादव ने हमें इतना कीमती समय दिया, इसके लिए हम और हमारी टीम सदैव इनकी आभारी रही। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे इंजीनियर तेजपाल यादव ने अपने जीवन के रहस्य बताए, अपने जीवन में सफल होने के लिए 7 मूल मंत्र आपको दिए हैं। अगर आपको भी इंजीनियर तेजपाल यादव की तरह बनना है तो इनके बताए हुए सफलता के 7 मूल मंत्रों पर आपको अमल करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें,
शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपका प्यार हमें मिलेगा तो हम आपके लिए इसी अंदाज में नए नए अपने क्षेत्र के महानुभावों को आप तक रूबरू करवाएंगे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिलेगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप सदैव खुश रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।